संबोधन है, हे नाथ। नाथ माने स्वामी, नाथ माने मालिक। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। रैदास गाते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। कुछ दिन पहले पेरिस में एक अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। एक सप्ताह पहले पेरिस में लगभग 10 लाख लोग जुटे। देखो, हिंदुस्तान की इतनी आबादी, 1 अरब 22 करोड़ की आबादी, लेकिन हिंदुस्तान में भी 10 लाख लोगों का जुटना बड़ा कठिन। और पेरिस में, फ्रांस में, यूरोप के देशों में तो आबादी बड़ी विरल, बड़ी कम आबादी की बढ़ोतरी की रफ्तार घटती जा रही है। यहाँ चिंता का विषय है हमारी सरकारों का, हमारे बुद्धिजीवियों का कि आबादी न बढ़े। हालांकि अब ये विवाद का विषय है कि आबादी बढ़े कि न बढ़े। आज हिंदुस्तान अगर तरक्की के, विकास के मुहाने पर खड़ा है तो सबसे अधिक अपनी आबादी के कारण, बड़ी तेजी से बढ़ती हुई वृद्धिमान जनसंख्या के कारण। तो विषयांतर न करो, मैं आपसे निवेदन करूं कि आज से लगभग 1 सप्ताह पहले पेरिस में इस ठंड में, यहाँ देखो कल टेम्परेचर, तापमान दिन का 12.2 डिग्री, अधिक से अधिक तापमान। रातें तो फिर भी गनीमत है, लेकिन दिन में इतना कम तापमान, बड़ी ठंड। और जितना उत्तर जाओ ध्रुवों की ओर, पेरिस तो ध्रुव के बड़ा करीब, वहाँ ठंड बहुत पड़ती। इतनी भयानक ठंड में 10 लाख लोग पेरिस में जुटे। किस लिए जुटे? आजादी के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, सबको बोलने का अधिकार, सबको कहने का अधिकार। ऐसे ही 1779 में बहुत साल बीत गए, लगभग 150 साल पहले, 130 साल पहले लगभग 1779 में भी फ्रांस में ऐसे एक दिन लाखों लोग जुटे। उसके बाद यूरोप में ये दूसरा इतना बड़ा जमावड़ा था, लाखों लोगों की आबादी एक साथ जुटी। जैसे इस बार हुआ पेरिस में, वैसे उस बार भी पेरिस में ये जमावड़ा, ये लोगों का जुटाव आजादी के लिए हुआ, लोकतंत्र के लिए हुआ, जनतंत्र के लिए हुआ, जनता के, जन के अधिकार के लिए हुआ। लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का जो नारा उस समय फ्रांस ने दिया, 1779 के उस जमावड़े में, उसने ही दुनिया की दिशा बदल के रख दी, इतिहास को बदल के रख दिया। इतिहास ने 1779 में फ्रांस के पेरिस के उसी जमावड़े में एक नई करवट ली। और जो सामंतवाद था, सामंतवाद को, जैसे कि जाड़ा बीते और कोई ओढ़ना कंबल उतार के फेंक दे, आधा मांगे कंबल कांधे, जैसे कोई कंबल शीत लहरें बीतने के बाद उतार के फेंक दे, ऐसे ठिठुरन से भरी जो सभ्यता थी,
कांपती हुई, थरथराती हुई, गुलामी के बोझ तले, सामंतवाद के, राजशाही के बोझ तले उसने नई सांस ली, जनवाद की, लोकतंत्र की, इक्वालिटी की, समता की बात। और उसके बाद सारी दुनिया में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। आज देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, अभी भी लोकतंत्र पर चोट। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े लोकतंत्र पर दोनों ओर से, तीनों ओर से चोटें पड़ रही। उत्तर में चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है, चुनौती देते हुए, कि हिंदुस्तान तरक्की करना चाहता है, लेकिन तरक्की उसकी रुकी इसलिए है कि वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र के कारण, लोकतंत्र के का नाजायज लाभ उठाते हुए लोग मेहनत नहीं करते, श्रम नहीं करते। श्रम न करने के कारण वहां उत्पाद ज्यादा नहीं होता, उत्पादन कम होता है। सही है, हिंदुस्तानी जल्दी श्रम नहीं करना। आज भी हिंदुस्तान सकल राजस्व का 7.5% हिंदुस्तानी सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। हिंदुस्तान के देश के प्रदेश की सरकारें कुल मिलाकर 7.5% सकल राजस्व का अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में देती है। पुराना आंकड़ा, थोड़ा सा पुराना, हिंदुस्तान के 2.7% आबादी सरकारी सेवा में है। सही है, सरकारी कर्मचारी लोकतंत्र का लाभ लेते और काम ठीक से नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर में काम जिस ढंग से होता है, जिस गति से होता है, उस गति से, उस इंटेंसिटी से, उस सघनता से, उस जिम्मेदारी से, उस अकाउंटेबिलिटी से सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है आज, नौकरशाही की समस्या, लाल फीताशाही की समस्या। मोदी जी ने इस समस्या को, इस विडंबना को समझने की चेष्टा की है और प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा रंग बदला है, कम से कम दिल्ली में तो बदला है, यहां तो अभी नहीं दिखाई देता। तो सच है ये कि लोकतंत्र का दुरुपयोग होता है, लेकिन दुरुपयोग तो अधिनायकत्व का भी होता है, दुरुपयोग तो तानाशाही का भी होता है। दुरुपयोग तो राज्य के पास जब ज्यादा अधिकार केंद्रित होते हैं तो अधिकारों के केंद्रीकरण का भी दुरुपयोग होता है। हजारों साल से राजशाही ने, सामंतशाही ने, जमींदार प्रथा ने दुरुपयोग ही तो किया है सत्ता के केंद्रीकरण का, अधिकारों के केंद्रीकरण। जनवादीकरण, जनतंत्रीकरण नई प्रक्रिया है, आधुनिक प्रक्रिया है और मानवतावादी प्रक्रिया है, विवेकवान प्रक्रिया है। यह स्पृहणीय है, श्लाघ्य है, अभिनंदनीय और संरक्षणीय है। तो देखो, जनवाद कहो, लोकतंत्र कहो, इसकी पॉजिटिविटी, इसकी धनात्मकता तो बहुत है, लेकिन इसकी ऋणात्मकताएं भी कम नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी ऋणात्मकता है, इसके साथ एक नकारात्मक चीज जो लगी हुई। जन जन ने जब से अपनी अधिकार चेतना से लैस होना शुरू किया, जन जन का लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में जैसे जैसे पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण प्रारंभ हुआ, सत्ता का जैसे विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। अभी देखो,
पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक दशक के शासन में बहुत से ऐसे कानून पास किए, बहुत से जनतांत्रिक कानून, जनता को अधिक अधिकार देने के कानून पास किए, जैसे कि आरटीआई, बहुत से कानून। अभी जाते जाते भी मनमोहन सिंह जी की सरकार पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की वकालत करते हुए गई। पिछली सरकार पंचायतों को और अधिकार देने का विधेयक पास कराना चाहती थी। जन लोकपाल जैसे विधेयक जो भी डिब्बे में बंद है लेकिन बहुत जल्दी खुलेंगे, ये सारे के सारे विधेयक, ये सारे के सारे कानून जन जन को अधिकार संपन्न तो करते, जन जन के अंदर अधिकार चेतना, सत्ता की चेतना को जगाते, लोकतांत्रिक चेतना को जगाते, लेकिन एक बहुत बड़ा अभाव भी पैदा करते। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता का बोध पैदा होता है और देखो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये जो लोकतंत्र पश्चिम में आया और धीरे धीरे पूरब की ओर, हिंदुस्तान जैसे देशों की ओर बढ़ा, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था टेक्नोलॉजी का विकास, तकनीक का विकास, साइंस का विकास। साइंस के विकास ने ही देश को, समाज को, दुनिया को मानवतावादी चेतना से ज्यादा लैस भी किया है। देखो, मैं अभी पढ़ता था कहीं कल, संदर्भ आया तो याद दिलाऊं। हिंदुस्तान गुलाम भी बना तो टेक्नोलॉजी के अल्प विकास के कारण। सिकंदर आया और ठीक है सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया, लेकिन पोरस तक तो चढ़ आया था और पोरस को हरा दिया था। हरा क्यों दिया था? इसलिए हरा दिया था कि जो सेना थी, और उसके बाद जब बाबर आया केवल 8000 सिपाहियों के साथ आया, अश्वारोहियों के साथ आया, घुड़सवारों के साथ आया। यहां की अभी जो सेना थी वो लड़ रही थी हाथियों से। पोरस की सेना में हाथी प्रधान थे और अलेक्जेंडर की सेना में अश्व प्रधान थे, घोड़े प्रधान थे। उस समय देखो, हाथी के स्थान पर घोड़ों का इस्तेमाल नई प्रावैधिकी का प्रयोग था। और वैसे ही जब आगे देखो, तोपची का जब प्रयोग शुरू हुआ, बंदूकों का जब प्रयोग शुरू हुआ, तो तलवारें हार गई। हिंदुस्तान गुलाम बना इसलिए कि सदियों सदियों से, हजारों हजार साल से हिंदुस्तान ने साइंस को, विज्ञान को, तकनीकी को, प्रावैधिकी को भाव नहीं दिया। आत्मा को, आत्मविज्ञान को, जीवन मर्म विज्ञान को, जिसकी मैं कल चर्चा करता था, इतना अधिक महत्व दिया कि जीवन समाज का पलड़ा असंतुलित हो गया और उसी का खामियाजा हिंदुस्तान ने भुगता। विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान पर विजयी क्यों हुए? विजयी इसलिए हुए कि उनके पास तकनीकी, उनके पास विज्ञान का ज्ञान हमसे ज्यादा। हिंदुस्तानी रजवाड़े हार इसलिए गए कि पश्चिम के लोगों के पास, विदेशी आक्रांताओं के पास हाथी की जगह पर चपल अश्व थे, तलवारों की जगह पर, धनुषों की जगह पर तोपचियां थी, तोप थे, बंदूकें थी। बंदूकों से तो, बंदूकों का मुकाबला, तोपची का मुकाबला तलवार से नहीं कर सकते। देखो, एक घटना मुझे याद आती, आज से लगभग 500 साल पहले की घटना। जिस दिन
नींव पड़ी हिंदुस्तान में अंग्रेजी शासन की, उस दिन को मैं याद करता। शाहजहां मुगल बादशाह, शाहजहां अकबर का बेटा जहांगीर शासक हुआ और जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। शाहजहां पोता था अकबर का, बहुत बड़ा बादशाह जिसने लाल किला बनवाया। शाहजहां की बेटी का नाम जहांआरा। एक ऐसी ही सुबह थी, ठंड भरी सुबह थी, आज से 500 साल पहले की सुबह। अब जहांआरा शहजादी है, राजकुमारी है, मुगल वंश के मुगल शाहनशाह की राजकुमारी। उसे बावर्ची खाने में जाने की क्या जरूरत, आज उसे किचन कहते हैं, उस जमाने में उसे बावर्ची खाना कहते थे। इतनी दासियां, इतने गुलाम, इतनी बांदियां काम करने वाले, उनके यहाँ बांदियां कहते थे, अपने यहाँ नौकरानियां कहते हैं, दासियां कहते हैं। इतनी बांदियां काम करने वाले, इतने कामगार काम करने वाले, रसोई घर में, किचन में, बावर्ची खाने में। लेकिन चली गई, राजकुमारी है, शहजादी है, मन आया चली गई। पानी गर्म हुआ था, जाड़े की सुबह, ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें अभ्यास नहीं है बावर्ची खाने में काम करने का तो न कर सको। राधा रंग जी बैठे हैं, बावर्ची खाने में भी बड़े दक्ष हैं, बड़े निपुण हैं। जितनी गोल रोटी राधा रंग बनाते हैं, शायद ये जो माताएं बैठी हैं, अगर कंपटीशन हो तो राधा रंग जीत जाएंगे, है? इतनी गोल रोटी बना। सब्जी भी अच्छी बनाते हैं महाराज, कई तरह की सब्जियां। अब रिकोच थोड़े बनाना जानते हैं, कलौजी नहीं बनाते, कढ़ी बड़ी नहीं बनाते, बहुत सी चीजें नहीं बनाते, लेकिन सब्जी अच्छी बनाते। हमको लगता है सोनू जी नहीं बनाते ना, बाबू नहीं आता ना बना, नहीं आता कुछ। सब चीज सीखना है। मैं भी पहले, अब उतना नहीं आता महाराज, मैं भी पहले बहुत सारी चीजें बनाता, तमाम चीजें बना लेता। अब उम्र हो गई, बनाने को मन नहीं करता, धीरे धीरे दिमाग से उतर गई चीज। अभी भी जरूरत पड़े तो थोड़ा बड़ा बना ही लेता। जाना ना चाहिए पंडित जी, जीवन में बड़ा रस है महाराज। ये जो भगवान के नाम की मदिरा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मदिरा को पी के देखो। बड़ा से बड़ा अफीम, बड़ा से बड़ा गांजा, बड़ी से बड़ी शराब, कीमती शैंपेन की शराब। दुनिया में लोकतंत्र का, इक्वालिटी, स्वतंत्रता का, समानता का सबसे बड़ा उद्घोषक हुआ कार्ल मार्क्स और एंजल्स। आज भी कार्ल मार्क्स और एंजल्स, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो चेथम की लाइब्रेरी में पढ़कर, वहां की लाइब्रेरी में ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसने समता का सिद्धांत दिया, साम्यवाद, कम्युनिज्म जिसे कहते हैं। और जिस दिन पहली विजय हुई, मैं देख रहा था कभी इतिहास, तो शैंपेन की बोतलें खोल के मार्क्स और एंजल्स ने उस विजय का जयगान किया, स्वागत किया। बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी शराब भी महाराज भगवान के नाम की मदिरा के आगे कुछ नहीं। नाम का नशा ऐसा है सोनू जी कि दुनिया में कोई नशा ऐसा रसवंत नहीं। और संसार का नशा तो कैसे कमजोर बना देता है, शिथिल बना देता है, मुर्दे जैसा बना देता है। भगवान के नाम का नशा इतना सबल बनाता है, इतना प्रबल बनाता है, इतना दक्ष बनाता है, इतना निपुण बनाता है, इतना महिमावान बना देता है कि सर्वदाता सर्वेश्वर प्रभु भी तुम्हारे वश में हो जाता है। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राख्यो राम। हनुमान जी ने, देखो बगल में हनुमान जी की प्रतिमा है। हनुमान जी जितना पूजे जाते हैं उतना राम जी नहीं पूजे जाते। एक भक्त की ये महिमा।
और ये भक्त हनुमान कैसे बना? राम राम जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, गा गा। सोनू जी, हमारी शास्त्र ब्राह्मण हो महाराज, ब्राह्मण शास्त्र की महिमा को नहीं जानेगा, शास्त्र पर यकीन नहीं करेगा तो दुनिया तो वैसे ही नष्ट हो चुके महाराज। बहुत बड़ी देन है भगवान की ब्राह्मणत्व। इससे बड़ी देन धरती पर किसी को नहीं मिली जो सोनू पंडित जी को मिली है महाराज। ब्राह्मणत्व बहुत बड़ी देन है। अगर मैं ब्राह्मण घर में पैदा होता तो आज महायज्ञ जहां पहुंचा है इसके हजारों गुना आगे पहुंच गया होता सोनू जी। समझ रहे? ये ब्राह्मणत्व की महिमा, इसका अनादर नहीं करना चाहिए, शास्त्र का अनादर न करना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम गा के ही सुमिरी पवन सुत पावन नामो। पवन सुत हनुमान जी ने भगवान के पावन नाम का सुमिरन किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामो। शोर बंद कराओ, सचेत रहिए पंडित जी, बाहर हाँकते रहिए उद्बिलाओं को। अपने वश करी राक्षो राम, अपने वश में कर लिया किसको? सर्वेश्वर भगवान श्री राम को। सर्वदाता, सर्व नियंता, सर्व स्वामी भगवान को वश में कर लिया। ध्यान देना। तो ये शास्त्र कहता है, और शास्त्र कहता है कि शास्त्र के वचन को प्रमाण मानो। क्यों प्रमाण मानो? गीता ही कहती है, एक शास्त्र ही कहता है, शास्त्रों का शास्त्र है गीता। कौन गा रहा है महाराज? माता न गाए, काहे गा रहे? ये गाने की जगह है चाची। अरे सुनना चाहिए, ये सुनने को मिलेगा क्या? फिर गाने को तो घर पर गाना चाहिए। पतिदेव की सेवा करते हुए, बहू से बतियाते हुए, घर पर बैठे हुए भगवान के नाम गा, यहाँ सुनना चाहिए। कोई मेरे जैसा बोले तो कान का दोना वैसे ही खड़ा कर लेना चाहिए, वैसे ही श्रवण करना चाहिए जैसे बछड़े। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का वेणुनाद बंशी रव जब होता था, भगवान की वेणु बंशी जब बजती थी तो गौ में महाराज, जीव प्राणी तो प्राणी, मनुष्य तो मनुष्य, गौ में गाय के बछड़े, अभी अभी पैदा हुए बछड़े भी दोनों कानों के दोने खड़े कर लेते थे। जैसे लगता था कि भगवान की वाणी, भगवान के स्वरनाद को